नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, हिंदी साहित्य में ऐसे तो भाषा विज्ञान की शुरुआत अपभ्रंश से होती है, लेकिन आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस में यह शुरुआत पाली प्राकृत से है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आईएएस में पाली पर मुद्दे नहीं बनेंगे। वहां भी एक प्रश्न आता है कि अपभ्रंश का विकास, या प्रश्न आता है हिंदी के विकास में अपभ्रंश औभट का योगदान। तो यदि आपको पाली की समझ है प्राकृत की, तो इस प्रश्न को भी आप अच्छा करेंगे। दोस्तों, ये जो पाली है, इसके विषय में यह माना गया कि आर्य भाषा के 3 चरण रहे हैं। पहला चरण जिसे हम लोग प्राचीन आर्य भाषा कहते हैं। प्राचीन आर्य भाषा में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत की चर्चा की जाती है, यानी संस्कृत। और दोस्तों, जो मध्यकालीन आर्य भाषा है, मध्यकालीन आर्य भाषा में 4 भाषाओं को रखती हैं। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट को। तथा जो आधुनिक चरण है आर्य भाषा का, आधुनिक आर्य भाषा, वही हिंदी है या हिंदी की बोलियां हैं। और हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। इसका अर्थ कि जब भी आप उत्तर लिखें पाली पर, तो भूमिका की शुरुआत कर सकती हैं कि पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली कड़ी है। पाली क्या है दोस्तों? मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली कड़ी है। क्यों? प्राचीन आर्य भाषा में संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, और मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। मध्यकालीन आर्य भाषा की क्यों यह पहली कड़ी है? क्योंकि याद रखिए, भाषा पर्वतीय क्रम में उतरती है। भाषा बेशक विकसित होती है, लेकिन भाषा का काम है उतरना, पर्वतीय ढलान से उतरना, यानी सहज होना। भाषा, याद रखिए, सहजीकरण और सरलीकरण की प्रवृत्ति से विकसित होती है। इसका क्या मतलब है? कि संस्कृत जब वेदों की भाषा थी, पंडित वर्ग, राजन्य वर्ग की भाषा थी, पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी, अभिजात्य वर्ग की भाषा थी, सीमित लोगों की भाषा थी, तो ऐसे में यह जन सामान्य के लिए कठिन थी, जन सामान्य के लिए जटिल थी। जाहिर सी बात है कि भाषा जब उतरती है तो सहजीकरण और सरलीकरण की प्रक्रिया के कारण संस्कृत ही बिगड़ी और सहज होकर, विकृत होकर इसने पाली का रूप लिया। कोई भी भाषा अचानक ना तो जन्म लेती है, ना अचानक मरती है। याद रखिए, भाषा मनुष्य की यादृच्छिक व्यवस्था है, मनुष्य की इच्छा से बनी हुई व्यवस्था है।
बहुत से लोगों ने यह मान लिया या भ्रमवश यह जान लिया कि गौतम बुद्ध ने पाली को जन्म दिया। ना जी ना, पाली तो संस्कृत जब से रही है तब से पाली प्राकृत दशा में रही है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों ने तो संस्कृत का सही सही उच्चारण कर लिया, किंतु जन सामान्य, कम पढ़ा लिखा वर्ग, कम पढ़ा लिखा आदमी इक्वल टू छोटा बच्चा, उसके द्वारा पाली का विकृत उच्चारण किया गया। यानी संस्कृत के विकृत उच्चारण से संस्कृत के सहज सरलीकृत रूप से पाली का जन्म हुआ। इसीलिए दोस्तों यह मानना आवश्यक है कि पाली वास्तव में पल्ली शब्द से जन्म हुआ है, और पल्ली का अर्थ ही होता है ग्रामीण भाषा, यानी जहाँ क्षेत्रीय उच्चारण हो, विकृत उच्चारण हो, सहज उच्चारण हो, तो ऐसी भाषा को ग्रामीण या गंवारू भाषा कहते हैं। संस्कृत बिगड़ी तो पाली बनी। जाहिर सी बात है कि संस्कृत के धर्म, संस्कृत के मर्म, संस्कृत के पुत्र जैसे शब्द सहज होकर के धम्म बन गए, मर्म से मम्म बन गया, पुत्र से पुत्त बन गया। क्या ये किसी के द्वारा जन्म दिए गए शब्द थे? ना, ये जन सामान्य के द्वारा, आम आदमी के द्वारा, सीमांत वर्ग के द्वारा, हाशिए पर पड़े हुए लोगों के द्वारा, शोषितों पीड़ितों के द्वारा, आम आदमी के द्वारा जब संस्कृत का बिगड़ा उच्चारण शुरू हुआ तो उसे ही पल्ली कहा गया। पाली शब्द पल्ली से उत्पन्न है, विकृत, संस्कृत का विकृत रूप। दोस्तों इसीलिए माना गया कि संस्कृत मोटा मोटी 2000 BC से, यानी 2000 ईसा पूर्व से लगभग 500 BC तक स्थापित रही, 500 ईसा पूर्व तक, और ठीक 500 ईसा पूर्व से पाली का जन्म हुआ। यानी मध्यकालीन आर्य भाषा पाली की शुरुआत 500 ईसा पूर्व। अब इसको इतिहास से जोड़ के देखते हैं। यदि हम ये मान भी लें कि बुद्ध काल या गौतम बुद्ध के समय की यह भाषा रही है, तो बिल्कुल आप देखिए गौतम बुद्ध 6th सेंचुरी BC में। जाहिर सी बात है कि यह वही काल था जब गौतम बुद्ध का प्रभाव था, तो निश्चित तौर पर उस काल में यह बोली स्थापित थी, किंतु गौतम बुद्ध ने इसे जन्म नहीं दिया। उन्होंने तो इसे उपदेश के तौर पर अपनाया, आम आदमी शोषितों पीड़ितों के लिए, या ब्राह्मणवादी व्यवस्था, या जो कहें हम लोग की हिंदू धर्म के आडंबरों से, कर्मकांडों से जो लोग पीड़ित थे, ऐसे जन सामान्य को उपदेश देने के लिए उन्हीं की बोली को अपनाकर उपदेश दिया। इसीलिए माना गया कि पाली पल्ली यानी ग्रामीण भाषा से उत्पन्न है, पल्ली शब्द से उत्पन्न है। कुछ विद्वानों ने यह माना कि पाली शब्द पलियाय या पर्याय से उत्पन्न है। अब समझते जाइए, पलियाय या पर्याय का अर्थ ही होता है प्रवचन। तो प्रवचन का अर्थ बुद्ध वचन की भाषा, जिसमें गौतम बुद्ध ने जन सामान्य को उपदेश दिया था, वही भाषा पाली है। इसलिए यह माना गया कि एक तो पाली शब्द पल्ली से उत्पन्न हुआ, संस्कृत के बिगड़े ग्रामीण रूप से उत्पन्न हुआ, या यह बुद्ध वचन की भाषा रही है, पलियाय या पर्याय, जिसका अर्थ प्रवचन। गौतम बुद्ध ने जिस भाषा में प्रवचन दिया, यह वास्तव में आम बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत के बिगड़े रूपों को देखा जाए तो उन्हीं से पाली की उत्पत्ति हुई। संस्कृत विकृत हुई, सहज हुई, आसान हुई। जन सामान्य के द्वारा जब उसका ठीक ठीक उच्चारण नहीं किया गया तो उनके सहज सरल विकृत उच्चारण से ही पाली का जन्म हुआ। दोस्तों,
कुछ भाषाविदों ने यह भी माना कि जो पाली है यह बुद्ध वचन या ग्रामीण क्षेत्र की भाषा होने के साथ साथ पाइल से भी उत्पन्न है। अभी जो पाइल है, यदि इस पाइल शब्द पर हम लोग ध्यान दें तो पाइल प्राकृत से बना हुआ है। शब्दों को पकड़ते जाइएगा। एक तो यह माना गया कि 500 ईस्वी में उत्पन्न हुई, ग्रामीण स्वरूप की भाषा रही है, संस्कृत के बिगड़े रूप की भाषा रही है, पर्याय या पर्याय शब्द से उत्पन्न है, यानी प्रवचन या बुद्ध वचन की भाषा रही है। साथ ही कुछ और भाषाविदों ने जब इस पर चर्चा की कोशिश की तो उनका मानना था कि यह पाइल से उत्पन्न है या पाडय से उत्पन्न है। ये जो पाइल शब्द है इसके विषय में भाषाविदों का मानना था कि पाइल का अर्थ प्राकृत से है। प्राकृत को ही पाइल, विकृत उच्चारण या श्रुति के कारण। प्राकृत का अर्थ प्राकृत से बना शब्द है। प्रकृति का अर्थ स्वभाव होता है। जब आम आदमी किसी भाषा का स्वाभाविक उच्चारण करे, स्वाभाविक यानी सहज उच्चारण करे, विकृत उच्चारण करे, तो यह समझा जा सकता है कि उसे ही प्राकृत या पाइल कहा गया होगा। दोस्तों, संस्कृत पहली बार जब सहज हुई, स्वाभाविक हुई, तो पाली का जन्म हुआ। दोस्तों, जब दूसरी बार सहज या स्वाभाविक हुई तो प्राकृत का जन्म हुआ, और जब तीसरी बार और स्वाभाविक हुई तो अपभ्रंश का जन्म हुआ। देखिए, शब्दों पर विचार कीजिएगा। संस्कृत पहली बार बिगड़ी, सहज हुई, स्वाभाविक हुई तो पाली। दूसरी बार सहज स्वाभाविक हुई तो प्राकृत। तीसरी बार जब और सहज हुई, स्वाभाविक हुई तो अपभ्रंश। यही वजह है दोस्तों कि पाली को प्रथम प्राकृत कहा गया। पाली को क्या कहा गया? प्रथम प्राकृत। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा गया और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा गया। कुछ भाषाविदों ने यह माना कि संस्कृत के काल से ही, यानी संस्कृत एक तरफ देव भाषा थी। संस्कृत एक तरफ क्या थी दोस्तों? वेदों की भाषा या देव भाषा थी, और इसी के ठीक बाद या इसी के समानांतर एक जन भाषा भी चली। यह जन भाषा स्वाभाविक थी, सहज थी, इसीलिए दोस्तों इसे प्राकृत नाम दिया गया। तो कुछ भाषाविदों ने माना कि पहले प्राकृत का जन्म हुआ। अब ये बात भी सही है, क्योंकि प्राकृत ही आरंभिक चरण में पाली है, स्वाभाविक रूप में, इसलिए पाली प्रथम प्राकृत है। संस्कृत पहली बार सहज हुई, बिगड़ी। संस्कृत जब दूसरी बार सहज हुई, बिगड़ी तो प्राकृत। तीसरी बार बिगड़ी तो अपभ्रंश। यही वजह है कि पाली प्राकृत अपभ्रंश को प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत कहा गया। मतलब अब तक हम लोग जान पाए कि जो पाली शब्द है वह या तो पल्ली से उत्पन्न है ग्रामीण भाषा के रूप में,
या पर्याय से उत्पन्न है प्रवचन की भाषा बुद्ध वचन की भाषा के रूप में, या पाइल से उत्पन्न है। किससे उत्पन्न है? पाइल यानी प्राकृत, सहज, स्वाभाविक भाषा के रूप में। दोस्तों, कुछ लोगों ने माना कि पाली पंक्ति से उत्पन्न है। देखा जाए तो इसका भी वही मतलब है जो पर्याय है। पंक्तिबद्ध लोगों को प्रवचन देने के लिए, उपदेश देने के लिए गौतम बुद्ध ने उन्हीं लोगों की बोली का सहारा लिया, यानी संस्कृत के विकृत रूप का सहारा लिया। इसीलिए पंक्ति से भी उत्पन्न पाली है, पर्याय से भी उत्पन्न पाली है, पल्ली से भी उत्पन्न है और पाइल से भी। कुछ भाषाविदों ने यह भी माना कि यह जो पाली शब्द है वह दो अक्षरों के मेल से बना है, पा और ली। और फिर इसकी व्याख्या की गई कि यदि यह पाली पा और ली से मिलकर बना है तो पा धातु का अर्थ पालन करना, रक्षा करना, सेवा करना। और ली का अर्थ धारण करना। तो दोस्तों, भाषाविदों ने फिर पाली की परिभाषा देते लिखा कि पालयति रक्षतीति तस्मात् पाली। जो पालन करे, रक्षा करे, वही पाली है। तो किसका पालन करे, किसकी रक्षा करे? तो फिर बात आई बुद्ध वचन। गौतम बुद्ध ने जन सामान्य की जिस बोली का चयन करके उन्हीं की बोली, उन्हीं की भाषा में जो उपदेश दिया, तो उनके उपदेशों की रक्षा करने वाली वह भाषा पालयति रक्षतीति तस्मात् पाली, वही पाली है। बुद्ध वचन की भाषा ही पाली है। लेकिन फिर वही बात याद रखिएगा, भाषा यादृच्छिक होती है। भाषा एक सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया में विकसित होती है। गौतम बुद्ध ने देखा कि जन सामान्य के बीच संस्कृत का एक सहज विकृत रूप प्रचलित है। उसी सहज विकृत रूप में, संस्कृत के बिगड़े रूप में, जिसे जन सामान्य आसानी से समझ सकता था, उसी बोली भाषा को उन्होंने अपने उपदेश की भाषा बनाया। करेक्ट है दोस्तों? यह माना गया कि पाली शब्द की सबसे पहले चर्चा आचार्य बुद्ध घोष ने की थी। किसने की थी? आचार्य बुद्ध घोष ने। और यदि हम ऐतिहासिक आधारों की बात करें तो ये पाली कई साहित्यिक धार्मिक ग्रंथों में उपलब्ध रही है। संस्कृत से बिगड़ करके यह बोली बनी, किंतु बोली 4 कारणों से भाषा का रूप लेती है। कोई भी भाषा बिगड़ती है तो बोली बनती है, और कोई भी बोली विकसित होती है तो भाषा बनती है। पाली संस्कृत से बिगड़ करके बनी, लेकिन फिर विकसित हो करके भाषा भी बनी। बोली 4 कारणों से भाषा बनती है। पहला कारण, यदि कोई बोली धार्मिक सांस्कृतिक प्रसार से जुड़ जाए तो वह बोली न रहकर भाषा बन जाती है। यदि कोई भी बोली साहित्यिक प्रसार से जुड़ जाए, समझिएगा,
तो फिर वह बोली न रहकर भाषा बन जाती है, बृहद क्षेत्रों में प्रसारित होती है। तीसरी बात, यदि उस बोली का व्याकरण लिख दिया जाए तो बोली के रूप स्थिर होने लगते हैं और फिर वह भाषा बनती है। और चौथी बात, यदि उस बोली को राजकाज से जोड़ दिया जाए तो प्रशासनिक संरक्षण पाकर, याद रखिए, कोई भी बोली प्रशासनिक संरक्षण पाकर, पैट्रोनाइज होकर, संरक्षित होकर बोली नहीं रह जाती। ऐसे भी संविधान से संरक्षित होकर, राजकाज से जुड़कर बोली भाषा बन जाती। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोलियां अब बोलियां नहीं रह गई, भाषा हो गई हैं। पाली के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, संस्कृत से बिगड़ कर बनी, किंतु बौद्ध धर्म से जुड़कर एक सांस्कृतिक आधार पाकर यह बोली विकसित होने लगी। दोस्तों, इसमें कई प्रकार की साहित्यिक रचनाएं लिखी गईं। त्रिपिटक ग्रंथ, पिटक का अर्थ समझते हैं, पिटारा, गौतम बुद्ध के वचनों का पिटारा त्रिपिटक, इसलिए आपने नाम सुना होगा कि सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इनके अलावा दीपवंश, महावंश, इनके अलावा कथावत्थु, कथावस्तु से महावत्थु जैसी कई रचनाएं लिखी गईं। अट्ठ कथा जैसी रचनाएं लिखी गईं। अट्ठ कथा को बौद्ध धर्म की गीता की उपमा दी गई। अष्ट कथा से अट्ठ कथा। तो एक तो पाली धार्मिक सांस्कृतिक प्रसार से जुड़ी, दूसरी बात इसमें साहित्य की रचना की गई, तीसरी बात बुद्ध घोष जैसे आचार्यों ने इसके कई व्याकरणिक रूपों की चर्चा की, और चौथी बात कि कई शासकों के द्वारा, जैसे सम्राट अशोक आदि के द्वारा इसे राजकीय संरक्षण मिला। उनके पुत्र महेंद्र आदि ने इसे विदेशों में भी प्रसारित किया। जाहिर सी बात है कि एक छोटे से क्षेत्र से उठकर इसने वैश्विक प्रसार को हासिल किया। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा बृहद क्षेत्र में। यानी जो पाली कभी मगध क्षेत्र या पूर्व क्षेत्र, या कुछ लोगों ने माना कि उज्जैन क्षेत्र, या कुछ लोगों ने माना कि भारत के मध्य क्षेत्र, या कुछ लोगों ने माना पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान गुजरात आदि तक सीमित थी, एक छोटे क्षेत्र की बोली थी, वही पाली धीरे धीरे भारत ही नहीं विश्व के कई देशों में भी प्रसारित हुई। तो बोली विकसित होकर के क्या बनी दोस्तों? भाषा बनी। जो प्रश्न पूछा जाता है वो एक तो पाली का परिचय देते हुए इसके विकास की परिस्थितियों का उल्लेख करें, और एक दूसरा मुद्दा पूछा जाता है कि पाली की विशेषताओं पर चर्चा करें। क्या प्रश्न पूछा जाता है? पाली की विशेषताओं पर चर्चा करें। दोस्तों, राजकीय संरक्षण या प्रशासनिक प्रयोजन से जुड़ करके यह पाली अत्यंत विकसित हुई, तो जाहिर सी बात है कि इसका एक व्याकरण भी निश्चित हुआ, इसके शब्द भी निश्चित हुए, कई अभिलेख इसमें लिखे गए। यह माना गया कि भाषा जो पाली थी इसे सम्राट अशोक ने अपने 14 बृहद शिलालेखों में, ऐसे भी और कई अभिलेखों में, जैसे रुमनीदेई, शाहगौरा, पिपरहवा, खैरागढ़, सारनाथ, ऐसे कई अभिलेखों में पाली के रूप हम लोग देख सकते हैं। पाली भाषा का प्रयोग किया गया।
हालांकि सम्राट अशोक ने 4 लिपियों का प्रयोग कराया था, ब्राह्मी, ग्रीक, अरामाइक, खरोष्ठी, किंतु आप याद रखिएगा पाली की लिपि मूलतः ब्राह्मी थी। पाली की लिपि मूलतः क्या थी? ब्राह्मी। संस्कृत की भी मूल लिपि ब्राह्मी थी, पाली की भी यही ब्राह्मी लिपि थी। इसी से आगे चल करके देवनागरी का विकास हुआ। जब हम किसी भाषा की विशेषता की चर्चा करते हैं दोस्तों, तो विशेषता का अर्थ होता है किसी भी भाषा के मोटा मोटी 4 तत्व होते हैं, ध्वनि, शब्द, व्याकरण यानी वाक्य और अर्थ। तो इन्हीं तत्वों के आधार पर एक तो आपको ध्वनिगत विशेषता बताने की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको शब्दगत विशेषता बताने की आवश्यकता पड़ेगी और फिर व्याकरणगत विशेषता बताने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि देखा जाए तो दोस्तों पाली की ध्वनियाँ संस्कृत की ही ध्वनियों से विकसित हो रही थी या फिर उनके बिगड़े रूपों से आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कैसे? देखिए दोस्तों, संस्कृत की ही ध्वनियाँ पाली में सहज हो रही थी, विकृत हो रही थी। कैसे? जैसे पहली विशेषता, पाली में री ध्वनि ई की तरह, ऊ की तरह या अर की तरह विकृत हुई। कैसे? जैसे मृत्यु से मिचु, नृत्य, देखिए ये री ध्वनि है, नृत्य से नच, ई उ अ अर, यहाँ देखिए री अ में। इसका अर्थ है कि री स्वर ध्वनि बिगड़ गई, ई उ की तरह, मृत्यु से देखिए मीचू। दूसरी बात कि संस्कृत की जो ध्वनियाँ थीं जैसे दीर्घ री, हाँ री में एक और ऐसे री वाला सिंबल जोड़ेंगे तो दीर्घ री कहते हैं उसे। संस्कृत की ध्वनि री, री, दीर्घ री, ऐसी ध्वनियों के प्रयोग पाली में नहीं हुए। ऐसे भी ये संस्कृत के वर्ण थे, बड़ा सहज तरीके से याद रखें। आज भी नहीं है, आज नहीं है यानी पाली से ही नहीं है। दोस्तों तीसरी विशेषता कि पाली में दीर्घ स्वर टूट करके ह्रस्व में बदलने लगे थे, यानी कहीं ना कहीं स्वरलोप की प्रक्रिया आने लग गई थी, दीर्घीकरण का ह्रस्वीकरण देखा जाने लगा था। कैसे? भाई पाली में ऐ स्वर ए की तरह उच्चारित होने लगा था और औ स्वर ओ की तरह उच्चारित होने लगा था। यही वजह है कि कौशल शब्द कोशल की तरह उच्चारित हो रहा था, समझिए। और नैन शब्द नेन की तरह या शैल शब्द सेल की तरह उच्चारित होने लगा था। देखिए ऐ स्वर टूट करके ए में बोलते हैं। आज भी राजस्थान वगैरह चले जाइए तो वहाँ पैर नहीं पेर है ना, बैच नहीं बेच, औरत नहीं औरत, कैसी औरत है, कैसा नहीं किसी औरत है। तो पाली में ये जो विशेषता आई, इसी का निर्वाह आप आगे की हिंदी बोलियों में भी देख सकती हैं।
कैसे ऐश्वर ए में, कैसे नैन से नैन, समझिए। ऐसे ही कई शब्द, शैल से शेल, करेक्ट है, रैन से रेन, और ओ स्वर विकृत होकर या कमजोर होकर ओ की तरह कौशल से कौशल, हाँ या ना दोस्तों। कुछ और विशेषताओं को देखते हैं कि पाली में किस प्रकार ध्वनियां बदल रही थी। यह माना गया कि वैदिक संस्कृत की एक ध्वनि थी जो आज भी मराठी ल में है, उसका प्रयोग पाली में भी देखा गया। वैदिक संस्कृत की ध्वनि ल, इसे मराठी ल भी कहते हैं, इसका प्रयोग पाली में भी देखा गया। इसलिए आप देखेंगे कि जो पाइल है उसका उच्चारण पाइड़ की तरह है ना। जैसे कौशल, अब आप पकड़िएगा तो कौशल से तालव्य स की जगह स, ये जो दीर्घ रूप है टूट करके को, और ल वैदिक ल, कोषण। आप आज भी उड़ीसा वगैरह में जाएंगे तो भाई देखा जाए तो उड़ीसा के कलिंग वार से कहीं ना कहीं सम्राट अशोक जुड़े थे, तो उड़ीसा में भी पाली पहुंची या पहले से पाली थी, कुछ भाषाविदों ने यह माना है। जाहिर सी बात है कि कभी आरंभ में मगध साम्राज्य का वह अंग रहा होगा। वहां आप देखेंगे कौशल नहीं कोषण, बहुत से क्षेत्रों में हलचल नहीं हड़चड़, बहुत से क्षेत्रों में। आप राजस्थान में भी चले जाएं तो बालक नहीं रे बाड़क, खेल नहीं खेड़। तो वैदिक संस्कृत की ये जो ड़ ध्वनि है वह पाली में प्रयुक्त हुई। दोस्तों, यदि अगली विशेषता पर हम लोग देखें तो पाली में इस तालव्य स और मूर्धन्य स, इन दोनों का प्रयोग नहीं हुआ, इनकी जगह दंत्य स आया। कैसे? अभी हमने देखा कौशल से कोषण, जैसे शयन से सेन। बताएंगे क्यों ऐसा शब्द बना होगा। जैसे शायक से सायक, तालव्य स ध्वनि भी नहीं रही और ये मूर्धन्य स ध्वनि भी नहीं रही। जैसे लसती से लसती, यानी पाली में तालव्य स मूर्धन्य स ध्वनियों का प्रयोग नहीं हुआ। दोस्तों, कुछ और विशेषताओं को देखा जाए। पाली में द्वित्वों का प्रयोग शुरू हुआ और यह प्रयोग बढ़ता गया। पाली में किसका प्रयोग बढ़ा? द्वित्वों का। द्वित्व कहते हैं एक ही ध्वनि दो बार आए। एक ध्वनि जैसे त के बाद त, च के बाद च, यह ध्वनि दो बार आए। द्वि मतलब दो, त्व का अर्थ प्रत्यय है आना। तो पाली में द्वित्वों का प्रयोग देखा गया। कैसे? धर्म से धम्म, कर्म से कम, मर्म से मम। तो पाली में द्वित्वों का प्रयोग सर्वाधिक देखा गया। कैसे? नृत्य से नच, मृत्यु से मीचू। देखिए, एक ध्वनि दो बार आए तो उसे क्या कहती हैं? द्वित्व कहती हैं। दोस्तों, यदि अन्य विशेषता, बातें समझ में आ रही, खूब इत्मीनान से देखिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, छोटी छोटी बात है, इनको पकड़िए,
फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो लोग इस क्लास को ऑनलाइन क्लास में रेगुलर देखते हैं उनसे तो हम ऐसे भी बात करते रहते हैं। जो लोग सिर्फ यूट्यूब वगैरह या किसी अन्य माध्यम से देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए नई बात समझ में आई। दोस्तों, पाली की एक और बड़ी विशेषता है कि इसमें संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ छ त्र ज्ञ इनका प्रयोग नहीं हुआ। इन तीनों को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन ध्वनि। तो संयुक्त व्यंजन ध्वनि इनका प्रयोग नहीं हुआ, इनकी जगह फिर द्वित्व आए। कैसे? एक ध्वनि दो बार आए तो उसे द्वित्व तो कहते ही हैं। एक ध्वनि के ठीक बाद एक दूसरी ध्वनि आए, जैसे क के बाद ख, उसे भी द्वित्व कहते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर, जैसे शिक्षा से सिख, जैसे भिक्षा से भिक्ख। इसका मतलब हुआ कि एक तो पाली में तालव्य स ध्वनि दंत्य स में बदल गई, ह्रस्व स्वर का ही यहाँ अधिक प्रयोग था, और संयुक्त ध्वनि छ क ख में बदल गई, यानी संयुक्त व्यंजन ध्वनि का भी यहाँ प्रयोग नहीं हुआ। कैसे? देखिए, पुत्र से पुत्त, ये तो सुने होंगे, मोगली पुत्त तिस तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। जैसे मित्र से मित्त। अब देखिए, ये द्वित्व भी है, द्वित्वों के भी प्रयोग देखे गए और संयुक्त ध्वनियों के प्रयोग नहीं देखे गए, संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ नहीं आई। जैसे अग्नि से अग्गी, समझिए। जैसे भाई भिक्षु से, ये तो खूब सुने होंगे, भिक्षु, भिक्षु धर्म, भिक्षुणी धर्म। अगर आप जीएस पढ़ते हैं, उसमें इतिहास से आपका कंसर्न है, तो ये बात आपको जरूर समझ में आती होगी, हाँ या ना? तो देखिए कितनी आसान बातें हैं। क्या क्या? सबसे पहले कि पाली में संयुक्त व्यंजन ध्वनियों के प्रयोग नहीं देखे गए। पाली में दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में बदल गए। पाली में द्वित्वों का सर्वाधिक प्रयोग देखा गया। दोस्तों, अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो कुछ चीज़ों को और समझिए। भाषाविदों ने माना कि पाली में जो अय स्वर है, या उसको स्वर न कह करके वर्ण पद कहिए, कि पाली में अय वर्ण पद, देखिए अ य, अय की तरह बदल गया, और औ वर्ण पद औ की तरह। लेकिन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक दो नियम देखे थे कि भाई दीर्घ स्वर टूट के अय है तो ए में, औ है तो ओ में। कैसे? देखिए, जैसे पालयति, समझिए, धारयति। दोस्तों, अगर अय है, जैसे रे, लय, तो भाई शब्द बना पालयति से पालयती, और अय टूट करके ए में बदला तो पालेती। समझिए, अरे हाँ या ना? धारयति से देखिए अय है धारयती, और यह भी टूट करके धारेती। नई बात समझ में आई? अरे आ रही है ना? दोस्तों, ऐसे ही औ स्वर देखिए, प व न, यहाँ औ है तो औ में बदला पौन, और टूट करके पोन। देखिए भ व न,
औ है यहाँ, विचार कीजिए औ, तो ये भौ और ये टूट करके भोन। जैसे राजस्थान हरियाणा वालों आपकी बारी है, बहुत आसानी से समझेंगे। लवण तो टूट करके लौण, और ये औ और कमजोर हो करके लोण। कैसे? देखिए, कवन कौन, और ये भी टूट करके कौन। बोलते हैं पश्चिम वाले कौन है भाई, कौन है, न ध्वनि एड़ा में। हाँ या ना दोस्तों, यदि इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि पाली में न ध्वनि भी देखी गई और ण ध्वनि भी देखी गई। कहीं कहीं पाली में न ध्वनि ण में बदल गई और कहीं कहीं ण ध्वनि भी न में बदल गई। कैसे? जैसे निर्वाण। एक तो ये भी नियम समझिए कि पाली में द्वित्वों का प्रयोग देखा गया, तो वह ध्वनि ब में बदल गई और द्वित्व र ध्वनि इसी की तरह बदली अण से न, निब्बान, महापरिनिब्बान। निर्वाण से यानी ण ध्वनि न में बदली, द्वित्वों का भी प्रयोग आया है या ना। यदि एक बात और समझें हम लोग तो यह कहा जा सकता है कि पाली में अंतस्थ व्यंजन ध्वनियों के लिए बड़ा कम जगह देखा गया। अंतस्थ व्यंजन ध्वनियाँ क्या हैं? य, र, ल, व। इनका अत्यंत कम प्रयोग हुआ। कैसे? भाई मान लीजिए सर्व, अब इससे सब शब्द बन गया। एक तो द्वित्व आया, देखिए व ध्वनि ब में बदल गई और र ध्वनि गायब हो गई। ऐसे ही दोस्तों, यदि मान लीजिए कि कोई शब्द नयन, तो ये ध्वनि भी तो गायब, नयन। आज भी हम लोग हिंदी में कहते हैं नयन नहीं नैन, चयन नहीं चैन। तो ये चारों ध्वनियाँ, व ध्वनि ब में बदल गई। ल को भी देखें तो विकृत होकर के ल कहीं अ की तरह उच्चारित हुई, कहीं र की तरह उच्चारित हुई। तो पाली में अंतस्थ व्यंजन ध्वनियों के लिए सबसे कम प्रयोग देखे गए। इनका प्रयोग ना के बराबर हुआ है या ना दोस्तों। यह माना गया कि इसकी ध्वनिगत विशेषताओं में एक तो वह ध्वनि ब में बदल रही है। किस में बदल रही है? जैसे कुछ शब्दों को देखिए, भ्रमर, तो देखेंगे भमरो, यानी ये र ध्वनि फिर गायब है, र नहीं है। तो अंतस्थ ध्वनियाँ पाली में बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ी। आप पॉइंट करके इन सभी विशेषताओं को लिख सकते हैं, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, जो भी 5, 6, 7, 8, 10। दोस्तों एक और बड़ी बात, पाली ओकारांत या ओकार बहुल बोली रही है या भाषा रही है। भाषा ही लिखिए, संस्कृत से बिगड़ करके बोली बनी थी, फिर विकसित होकर के भाषा बनी। अंत में ओ स्वर का आना, कैसे? एक तो यही देखिए, भ्रमर से भमरो। दोस्तों जैसे रविवार, अभी हमने देखा कि पाली में अंतस्थ ध्वनियाँ य व का प्रयोग नहीं मिलता, तो रविवारो।
रबी बारू। जैसे कुछ और शब्दों पर आप देखेंगे तो बल्कि उसे एक और विशेषता भी बना लीजिए कि पाली में जहाँ कहीं विसर्ग आया वह भी ओ में बदल गया। कैसे? नमः नहीं नमो। आज देखा जाए तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग जो दंड प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो कहते हैं नमो बुद्धाय। देखा जाए तो ये नमः जो शब्द है वही विकृत होकर के नमो में बदल गया। दोस्तों, मनः से मनु, कह से कु। संस्कृत में जो कह वर्ण था, कह का अर्थ कौन, तो बदल गया कु, है ना। बालक या बालकः से बालको, जैसे सह से सो। इसीलिए पाली कुछ और नहीं, संस्कृत का सहजीकृत रूप है, सरलीकृत रूप है, विकृत रूप है। पल्ली से बना है, पंक्ति से बना है, पलियाए से बना है, पाइल से बना है। आसान है दोस्तों। आइए जरा कुछ इसकी व्याकरणिक विशेषताओं को देखें। दोस्तों, पाली में सबसे बड़ी बात कि द्विवचन का प्रयोग नहीं देखा गया। संस्कृत के 3 वचन थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पाली में द्विवचन का प्रयोग नहीं हुआ। दूसरी बात कि पाली में नपुंसक लिंग के प्रयोग लगभग खत्म होते गए। नपुंसक लिंग, संस्कृत में लिंग की 3 व्यवस्था थी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। पाली में नपुंसक लिंग भी खत्म, पाली में द्विवचन भी खत्म। दोस्तों, यदि बात करें पाली के अन्य रूपों की, तो वर्तमान काल की क्रिया संस्कृत में ती प्रत्यय से देखी गई थी। जैसे बालकः पठति, हाँ, अन्य पुरुष में यह प्रत्यय पाली में हूबहू निर्वाह किया गया। कैसे? जैसे यदि आप देखें तो भवती होता है, यहाँ भी कम्मणा, भवती, बामणा। अभी हमने कहा कि पाली में व ध्वनि ब में बदल जाती है, न ध्वनि अण में बदल जाती है, और अण का प्रयोग यानी पाली में न भी है अण भी है, दोनों ध्वनियाँ हैं। ये जो भवती है इसका रूप भवती देखिए, और कम्मणा कर्मणा से, यानी र ध्वनि द्वित्व में बदलकर कम्मणा भवती बामणा। फिर यहाँ द्वित्व देखिए, हाँ या ना। जैसे पालयति, पालता है, एक वचन, तो यही रूप अय अगर आए तो इसके कारण क्या बनेगा? पालेती। अभी देखा अय में बदल जाता है पालेती, हाँ या ना। दोस्तों, संस्कृत में उत्तम पुरुष के लिए वर्तमान काल की क्रिया मी प्रत्यय रही है। कैसे? जैसे अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, तो पाली में भी यही मी प्रत्यय की क्रिया आई। कैसे? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। देखिए, धम्मम धर्म से द्वित्व, एक ध्वनि का 2 बार आना। शरणम, ये क्या है? शरण से तालव्य श का प्रयोग नहीं है, तो शरणम से शरणम गच्छामि। बातें आसान हैं, हाँ या ना। यदि अन्य बातों की चर्चा करें दोस्तों, तो एक फैक्ट के तौर पर कि पाली में स्वरों की संख्या कुल 8 देखी गई। कितने स्वर देखे गए? 8, जिन्हें सरा कहते थे। स्वरों की संख्या 8। पाली में व्यंजनों की संख्या बिल्कुल आज की तरह 33 देखी गई थी।
और कुछ और यदि रटने वाली बात, तो फैक्चुअल 2-3 बातें हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि पाली में कुल विभक्तियों की संख्या 6। कैसे विभक्तियां लगातार घट रही थीं, भाषा निर्विभक्तिक हो रही थी, तो आप लिख सकते हैं पाली भी धीरे धीरे निर्विभक्तिक हो रही थी, विभक्तियां घट रही थीं। संस्कृत की 24 विभक्ति घटकर पाली अभ्रंश औहट में पाली में 12 और अभ्रंश औहट में मात्र 6, यानी यहाँ विभक्तियों की संख्या आपको लिखना होगा कि घट करके 12। तो संस्कृत में कितनी विभक्तियाँ थीं? 8 कारक, तीनों वचन में एक एक विभक्ति 24। पाली प्राकृत में क्यों 12? क्योंकि द्विवचन समाप्त हो गया, और याद रखिए द्विवचन समाप्त होने के साथ साथ कारक भी 6 रह गए, तो 6 गुने 2 मात्र 12। अभ्रंश औहट में विभक्ति और घट करके 6। कितनी बात समझ में आई? इनको खूब इत्मीनान से देखिए। उत्तर प्रदेश पीसीएस में या आईएएस में भी इन पर कई प्रश्न आएंगे। अब इनका एक और रूप मिलेगा कि कैसे पाली से अभ्रंश विकसित हुई, किस प्रकार पाली के द्वित्व अभ्रंश औहट में आकर के दीर्घीकरण का रूप लेते गए, किस प्रकार पाली के द्वित्व अभ्रंश औहट में भी देखे गए। कैसे? देखिए, संस्कृत का जो एक था पाली प्राकृत में एको में बना। एक तो द्वित्व आया दोस्तों, ऊपर से ओकार बहुरी है या ना। जैसे यौवन शब्द यदि आप देखें तो जोबन बना, ये पाली प्राकृत से ही आया। एक तो यह ध्वनि नहीं आई, उसकी जगह ज का प्रयोग आया, वह ध्वनि का भी प्रयोग नहीं देखा गया, इसकी जगह ब और द्वित्व और अणा। तो कितनी बात समझ में आई पाली में। इनको 2 बार ध्यान से सुनिए, 3 बार सुनिए। मुझे लगता है कि 3 बार सुन लेंगे तो पाली रटने की ज़रूरत नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।